अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें जो टॉपिक एटम था उसका जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी चंद बातें स्टडी करेंगे। एंड देन और उसके बाद हम एविडेंसेस अबाउट एटम, एटम के मुतालिक मिलने वाले जो शवाहद हैं, एविडेंसेस हैं, उनको स्टडी करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम को स्टडी करते हुए ना एक बात जो नेक्स्ट आगे स्टेप है, जो नेक्स्ट बात है, जहां तक हमने लास्ट टाइम स्टडी किया, एट द एंड ऑफ फर्स्ट लेक्चर हमने टाइप्स ऑफ एटम को स्टडी किया। टाइप्स ऑफ एटम के बाद एटम की इकसाम को स्टडी कर लेने के बाद अगला स्टेप टेक्स्ट बुक के इसी पहले टॉपिक एटम वाले में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम में मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटम है। आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम जब ग्रीक फिलोसफर्स का रोल पढ़ा तो उसके मुताबिक ये था कि एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, मतलब एटम को मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। दैट वाज द आइडिया ऑफ ग्रीक फिलोसफर। लेकिन ये जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटम है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। मतलब इस थ्योरी के मुताबिक एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू 100 ऑफ पार्टिकल्स। एटम कैन बी डिवाइडेड, के एटम को डिवाइड किया जा सकता है। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू अबाउट 100 ऑफ पार्टिकल्स। एटम को एटलीस्ट एटम को 100 पार्टिकल्स में तकसीम किया जाता है। मसलन जो एटम है ना, उसको अगर आप फर्दर तकसीम करें तो उसमें से 100 पार्टिकल्स निकलते हैं, जिनमें चंद एक जो हैं उनके नाम यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं मैं, जैसे लेप्टॉन्स, न्यूट्रॉन, इसी तरह से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एक होता है हाइप्रोन, एक है मीजोन, इसी तरह से बोसोन, और इसी तरह से न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ये उन 100 पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स हैं। उन 100 पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर पाए जाते हैं। जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटम के मुताबिक एटम को डिवाइड करें तो उसमें से 100 ऑफ पार्टिकल्स निकलते हैं, उनमें से ये चंद एक पार्टिकल्स हैं। लेकिन इन 100 ऑफ पार्टिकल में से ये जो 3 पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन जिसको N से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन जिसको P से, और इलेक्ट्रॉन जिसको E से, इन 3 पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स की डेफिनेशन क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स बेसिकली ऐसे पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स जिनको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। यानी मैं ये कहूंगा कि द पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, ऐसे पार्टिकल्स जिनको फर्दर तकसीम, जिनको मजीद डिवाइड ना किया जा सके, दैट आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। कहा जाता था। अब इन 3 पार्टिकल्स को भी फंडामेंटल नहीं समझा जा रहा। Nowadays these 3 particles can also be divided। मसलन कैसे? ये जो याद रखिएगा, ये जो प्रोटॉन है, ये 3 क्वार्क्स में डिवाइड हो सकता है, क्वार्क्स। इसी तरह से न्यूट्रॉन कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्क्स, और इलेक्ट्रॉन को ना लेप्टोस
लेप्टोस बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन है वो फर्दर 3 पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, न्यूट्रॉन जो है वो भी फर्दर 3 पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं तो उसका मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर नो मोर फंडामेंटल पार्टिकल्स। नोअडेज फंडामेंटल पार्टिकल किसको समझा जाता है, तो वो याद रखिएगा क्वार्क्स वो छोटे से छोटा जर्रा है, वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जिसको फंडामेंटल समझा जाता है, बिकॉज इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल में से बाहर हो चुके हैं क्योंकि उनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाए रोल ऑफ जैकब बर्जेलस। तो जैकब बर्जेलस वाज अ साइंटिस्ट। इन्होंने 10 years में 2000 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। इन 10 years में 10 सालों में 2000 एक्सपेरिमेंट्स जो हैं इसने उनको स्टडी किया और कुछ एलिमेंट्स भी डिस्कवर किए। डिस्कवर्ड सम एलिमेंट, इसने कुछ एलिमेंट्स को भी डिस्कवर किया। उन एलिमेंट्स के नाम भी मौजूद हैं, डिस्कवर्ड एलिमेंट्स बाय द जैकब बर्जेलस। उनमें सिलिकॉन, उनमें सिलीनियम, उनमें थोरियम और उसके अलावा सीरियम। ये कुछ एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में से जिनको जैकब बर्जेलस ने डिस्कवर किया। अब आते हैं कि टेक्स्ट बुक से रेलेवेंट इससे शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है। टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक है ना, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम है, उसमें रोल ऑफ जैकब बर्जेलस में से सिर्फ यही शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ जैकब बर्जेलस। तो वहां पे ये बातें मेंशन करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। जब इसका पेपर में, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर लिखते हुए 2 बातें याद रखनी है कि जैकब बर्जेलस ने ही डेवलप a system for give atomic masses। ये जो एटॉमिक मासेस दी गई है ना एलिमेंट्स को, ये सबसे पहले जैकब बर्जेलस ने एटॉमिक मासेस देने का कॉन्सेप्ट दिया था। जैसा कि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5। तो ये वाला जो एटॉमिक मास है, जो जैकब बर्जेलस ने ये सबसे पहले इसको स्टडी किया। इसी तो और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। और एक और बहुत खूबसूरत बात कि 50 नॉन एलिमेंट एट दैट टाइम जो 50 नॉन एलिमेंट्स है ना, 50 एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस जो है उसने जैकब बर्जेलस ने 50 नॉन एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस दी हैं। इसके बाद दूसरा काम, he symbolizes the elements, symbolizes the elements। ये जो एलिमेंट्स को सिंबल देने का लाहे अमल है, एलिमेंट्स को सिंबल्स दिए गए, ये भी जैकब बर्जेलस का कारनामा है। मसलन जैसे ये अभी मैंने आपसे बोला कि सीरियम के लिए एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं CE। ऑक्सीजन के लिए पूरा तो नहीं लिखते ना, ऑक्सीजन के लिए कैपिटल O। ये जो सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं ये भी जैकब बर्जेलस का वर्क है। यहां तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम के बाद टेक्स्ट बुक का जो अगला नेक्स्ट कंसर्न है, जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है टेक्स्ट बुक का, उसमें है एविडेंसेस अबाउट एटम। एविडेंसेस से मुराद होता है शवाहिद, जिसका मतलब होता है गवाही, यानी एटम के मुतालिक मिलने वाले जो शवाहद हैं। तो सबसे पहले एटम को स्टडी करने के लिए आता है यूज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी
कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके एटम को स्टडी सबसे पहले किया जाने लगा। लेकिन एक बात बहुत खूबसूरत है कि ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये सिर्फ वही ऑब्जेक्ट को स्टडी कर सकती है, सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकती है जिन ऑब्जेक्ट का साइज अप टू 500 नैनोमीटर है, अप टू 500 नैनोमीटर है। सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, उनको स्टडी कर सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि माइक्रोस्कोप के जरिए, चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, माइक्रोस्कोप के जरिए किसी भी सब्सटेंस को स्टडी करने का लाहे अमल क्या है कि माइक्रोस्कोप के अंदर जो सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मतलब आप लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सोर्स की जो वेवलेंथ है ना, उस सोर्स की जो वेवलेंथ है वो उस ऑब्जेक्ट के साइज के, यानी उसके डायमीटर के या तो बराबर होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। मसलन फर्ज करें कि आप एक ऑब्जेक्ट इस तरह से, ये एक ऑब्जेक्ट है जो आप माइक्रोस्कोप में स्टडी करना चाह रहे हैं और इसका जो डायमीटर है, फर्ज करें इसका डायमीटर 2 नैनोमीटर है, 2 नैनोमीटर। तो अब इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए माइक्रोस्कोप के अंदर जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या जो एक्सरे इस्तेमाल करें माइक्रोस्कोप के अलावा, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल करें या फोटॉन्स को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर इस्तेमाल करते हैं, मसलन जो भी सोर्स माइक्रोस्कोप के अंदर इस 2 नैनोमीटर डायामीटर वाले ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जो वेवलेंथ है ना, उसकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ या तो 2 नैनोमीटर होनी चाहिए या फिर लेस देन 2 नैनोमीटर होनी चाहिए, तब जाके इस ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट किया जा सकता है माइक्रोस्कोप के जरिए। लेकिन ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये 500 नैनोमीटर ऑब्जेक्ट को स्टडी कर सकती है, लेकिन कहा जाता है कि इसके अंदर जो फोटॉन्स इस्तेमाल होते हैं, फोटॉन्स, इससे मेरी मुराद है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। तो जो विजिबल लाइट इस्तेमाल करते हैं ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, उसकी जो वेवलेंथ है वो 1240 नैनोमीटर है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं उसकी वेवलेंथ 1.23 नैनोमीटर है। तो ये कहा जाता है कि ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके जो स्टडी ऑफ एटम है, ये जो एटम को देखना है वो नियरली इम्पॉसिबल है, देखा ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कहाँ 500 नैनोमीटर और कहाँ एटम का डायमीटर जो 0.2 नैनोमीटर है। तो इतने छोटे पार्टिकल्स को 500 नैनोमीटर तक की जो मैग्निफिकेशन पावर रखने वाली माइक्रोस्कोप है उसके जरिए स्टडी करना इम्पॉसिबल है। लिहाजा इसलिए याद रखिएगा, बाद में चल के यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ छोटी है, जिस वजह से जो एटम है ना उसको क्लियरली तो नहीं देखा गया, लेकिन इस तरह से एटम को स्टडी किया गया जब, तो ये एक इमेज सामने आता है जिसमें इस तरह से लेयर्ड बनी हुई हैं, इस तरह से लेयर्ड मौजूद हैं। ये टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है, एविडेंसेस अबाउट एटम वाले। अगर आप उस टॉपिक में देखें तो आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह का एक इमेज होगा। ये इमेज कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए लिया गया है और इस इमेज के अंदर इस इमेज में ये जो ब्राइट स्पेस आ रही है ये एक्चुअली एटम्स हैं, ये लेयर्स ऑफ एटम है, लेयर्स ऑफ एटम।
और ये किस एटम के हैं? कार्बन एटम, लेयर ऑफ कार्बन एटम। क्यों? क्योंकि सबसे पहले एटम को स्टडी करने के लिए जिस सब्सटेंस को इस्तेमाल किया गया वो ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट एक्चुअली कार्बन पर मुश्तमिल है। तो एक और बात कि ये जो टेक्स्ट बुक के अंदर इमेज मौजूद है ना, ये वाला, ये 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाइड है। इससे मतलब है कि जो इमेज माइक्रोस्कोप के जरिए आया था ना, उसको 15 मिलियन टाइम्स उसको जूम किया गया, उसको मैग्नीफाई किया गया, तब जाके इस कदर इमेज जो है वो हमें दिखता है। मतलब एटम के सिर्फ लेयर्स का जो है ना वो उनकी एग्जिस्टेंस का एहसास होता है, सिर्फ एटम को भी तक देखना इम्पॉसिबल रहा। फिर 20th सेंचुरी में आकर के 20th सेंचुरी में एक्स-रे स्टडी का कॉन्सेप्ट आया। तो जब एक्स-रे स्टडी ऑफ एटम किया गया तो एक्स-रे स्टडी ऑफ एटम के मुताबिक, एक्स-रे स्टडी के मुताबिक, यानी मतलब जब एटम को एक्स-रे स्टडी किया गया तो तब एटम के मुतालिक मिलने वाले जो एविडेंसेस हैं वो क्या है? तो सबसे पहले तो याद रहे कि डायमीटर ऑफ एटम, एक्स-रे स्टडी के जरिए जो डायमीटर ऑफ एटम है, एक्स-रे स्टडी के जरिए जो डायमीटर ऑफ एटम है वो 2 क्रॉस 10 रेज पावर -10 मीटर है। ये जो 10 रेज पावर -10 है ये एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, इसलिए ये जो 2 क्रॉस 10 रेज पावर -10 मीटर है ये 2 एंगस्ट्रॉम बन देगा। दिस वन इज द डायमीटर ऑफ एटम। अगर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.2 क्रॉस 10 रेज पावर -9 मीटर बना लें, और ये 10 रेज पावर -9 जो है, ये 10 रेज पावर -9 मीटर जो है ये 1 नैनोमीटर के बराबर है। लिहाजा 0.2 नैनोमीटर इज द साइज ऑफ एटम, डायमीटर ऑफ एटम। आप इसको रेडियस बना लें तो रेडियस बन देगा 1 क्रॉस 10 रेज पावर -10 मीटर। दिस वन इज द रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम। और इसी तरह से ये 0.2 नैनोमीटर से 0.1 नैनोमीटर बन जाएगा, और 2 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। दिस वन इज द रेडियस ऑफ एटम। मतलब ये जो डायमीटर है ये तो कंप्लीट साइज है ना, रेडियस के लिए इसका हाफ कर दें। अगर ये टोटल 2 नैनोमीटर है तो इसका हाफ जो है वो 0.1 नैनोमीटर बन जाएगा। अगर ये टोटल 0.2 नैनोमीटर है तो इसका जो हाफ बनेगा वो 0.1 नैनोमीटर बन जाएगा। इसके बाद जो रेंज ऑफ मास है, रेंज ऑफ मास, एटम के मासेस की जो रेंज है वो 10 रेज पावर -27 टू 10 रेज पावर -25 किलोग्राम है। एटम का जो मास है वो 10 रेज पावर -27 से लेके 10 रेज पावर -25 तक वेरी करता है। और एक बहुत अहम जो MCQ है वो है यूनिट ऑफ मास। एटम की मास के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो यूनिट क्या है? वो यूनिट है AMU। कीप इट इन माइंड, ये जो 1 AMU है, ये जो 1 AMU है दैट इज इक्वल टू 1.66 क्रॉस 10 रेज पावर -24 ग्राम, और यही इज इक्वल टू 1.66 क्रॉस 10 रेज पावर -27 किलोग्राम, और 1.66 क्रॉस 10 रेज पावर -21 मिलीग्राम। ये AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये वो यूनिट है जिसमें एटम की मास को रिप्रेजेंट करते हैं। द लास्ट वन थिंग है हाउ एटम अमेजिंगली स्मॉल, कि इतना स्टडी कर लेने के बाद जितनी की बातें 20th सेंचुरी तक एटम के मुतालिक पता लग गई, उनको स्टडी कर लेने के बाद ये पता लगा कि एटम अमेजिंगली स्मॉल है, हैरान कुन हद तक स्मॉल एटम। कितना स्मॉल है ये चंद एक बातें देखिएगा। पहली बात
पहली बात कि ये जो फुल स्टॉप लगाया जाता है इसमें अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन ऑफ एटम पाए जाते हैं, 2 मिलियन ऑफ एटम पाए जाते हैं। नंबर टू पे जो सी ड्रॉप है, यानी समंदर के पानी का अगर एक कतरा लें, सी वाटर का जो एक ड्रॉप है उसमें 3 ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, 3 ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब एक पानी के मॉलिक्यूल में, यानी एक H2O में नंबर ऑफ एटम 3, तो अगर 3 ट्रिलियन है तो इसका मतलब है कि सी वाटर का जो एक ड्रॉप है उसमें 9 ट्रिलियन ऑफ एटम आ जाएंगे। 9 ट्रिलियन ऑफ एटम, 9 ट्रिलियन ऑफ एटम एक सी वाटर का जो ड्रॉप है उसमें एग्जिस्ट करते हैं। और उसके बाद कि अगर आप टेक आ डीप ब्रीथ, अगर आप एक गहरी सांस लें तो उसमें यू कैन इनटेक 10⁻⁵ मिलियन एटम्स, यू कैन इनटेक 10⁻⁵ मिलियन एटम्स। जब आप एक गहरा सांस लें तो उसमें इतने एटम इनटेक कर जाते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि अगर ये जो अर्थ है इसमें, इसके अलावा ये जो आप एक गोल्फ बॉल को देखें, यानी ये गोल्फ के लिए जो बॉल इस्तेमाल होता है ना, गोल्फ बॉल, आप ना इस गोल्फ बॉल को अपने इमेजिनेशन में साइज में बड़ा करें, गोल्फ बॉल को इमेजिनेशन में साइज में बड़ा करें, इसको इतना जूम करें कि ये साइज ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए, साइज ऑफ अर्थ के साइज के बराबर हो जाए गोल्फ बॉल। उसको इतना मैग्नीफाई करें कि वो साइज ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए। तो उस गोल्फ बॉल के अंदर मौजूद एटम जो है वो कितना बड़ा हो जाएगा, वो मार्बल के बराबर हो जाएगा, साइज ऑफ मार्बल के बराबर हो जाएगा। यानी अगर आप एक गोल्फ बॉल लें, गोल्फ बॉल को इतना मैग्नीफाई करें कि वो अर्थ के साइज के बराबर हो जाए, जमीन के साइज के बराबर हो जाए। इतना बड़ा करने के बाद उसमें जो गोल्फ बॉल के अंदर जो एटम का साइज होगा, वो जब गोल्फ बॉल अर्थ के साइज के बराबर पहुंचेगा ना, तो उसके अंदर जो एटम हैं उनका साइज वो छोटे से मार्बल के बराबर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये था सेकंड लेक्चर। यहां तक हमने एविडेंसेस अबाउट एटम को स्टडी किया। नेक्स्ट हम आएंगे मॉलिक्यूल की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।